पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है। भारत के बिहार से सटे सुनसरी जिले के दीवानगंज से शुरू हुआ ये विवाद मधेश और कोशी प्रांत के कई जिलों तक फैल चुका है। हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस को गोली चलानी पड़ी और अलग अलग जगह हुई हिंसक घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हिंसा के बाद नेपाल सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सुरक्षा विशेषज्ञों, विपक्ष, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वक्त रहते राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होने से हालात बेकाबू हो गए। दरअसल ये पूरा मामला रविवार को सुनसरी जिले की दीवानगंज ग्रामीण नगर पालिका के कप्तानगंज इलाके में 2 समुदायों के धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान हुए विवाद से शुरू हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये मामला कांवड़ यात्रा से जुड़ा है, जब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडे दिखाने को लेकर झड़पें हुई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए और सुरक्षाकर्मी भी इसमें घायल हैं। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा की आग दूसरे जिलों तक फैल गई। सुनसरी के बाद हिंसा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, परसा और बीरगंज तक पहुंच गई। सिराहा के गोल बाजार में प्रदर्शन के दौरान 15 साल के गणेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और इसकी वजह से बाजारों को बंद करना पड़ा। प्रशासन ने सिराहा, धनुषा, बीरगंज और सुनसरी के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया। भारत नेपाल सीमा से जुड़े अहम मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह और गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने हिंसा के शुरुआती दिनों में राजनीतिक पहल नहीं की। प्रधानमंत्री ने 4 दिन बाद सुरक्षा अधिकारियों से बैठक की, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक 5वें दिन बुलाई गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और समुदाय के नेताओं से वक्त पर संवाद नहीं होने के कारण तनाव और बढ़ गया। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है। नेपाल एक सब दिन से सद्भाव वाला देश है और सभी जात धर्म के लोग मिलकर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से कुछ अतिवादी संगठनों सबके जरिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, उसके वजह से नेपाल विखंडन की अवस्था में आ रहा है। इससे शांति सुव्यवस्था में जो खलल पहुंच रहा है, इससे नेपाल का तो नुकसान होगा, पड़ोसी देशों को भी नुकसान, इसका असर पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, ये आग किसी एक देश के लिए, एक क्षेत्र के लिए नहीं, सभी के लिए होता है। मैं मनोज कुमार शाह, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के नगर प्रमुख। अभी जो नेपाल में 2 संप्रदायों के बीच जो एक विमति सी हो गई है और देश संकट में है, इसलिए सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं और हमारा यहाँ भाईचारा सदियों से बना हुआ है और इस भाईचारे को समन्वय और कायम रखने के लिए सभी पक्षों से वार्ता किया जा रहा है। संभवतः सुबह 8 बजे सद्भाव रैली निकलेगी और यह समस्या समाधान होगा। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना की जांच निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी होगी। घटना भए लगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, थप अप्रिय घटना हुन नदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो छानबिन पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ। घटनामा संलग्न दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। अवस्था थप नबिग्रियोस्, कुनै पनि नागरिकको जनधनको क्षति हुन नपाओस् र स्थानीय स्तरमा विश्वासको वातावरण बनोस् भन्नका लागि नेपाल सरकार निरन्तर क्रियाशील छ। परिस्थिति सामान्यीकरण गर्न केन्द्र स्तरमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी गहन छलफल गरिएको छ। स्थानीय तहसम्मै जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, विभिन्न धार्मिक गुरुहरू, समुदायका अगुवा तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ। वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की है।
और हिंसा रोकने में सरकार की कोशिशों को नाकाफी बताया है। सुनसरी, परसा, धनुषा और सिराहा जिले बिहार की सीमा से सटे हुए हैं और व्यापारिक नजरिए से ये बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। हिंसा फैलने और नए प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू और प्रतिबंध लागू किया है। बीरगंज में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, रैली, धरना और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सुनसरी में ईस्ट वेस्ट हाईवे समेत कई इलाकों में भी कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। दीवानगंज गांव पालिका ने पुलिस गोलीबारी में मारे गए 2 लोगों को स्थानीय स्तर पर शहीद घोषित किया है। नेपाल सरकार से उन्हें आधिकारिक शहीद का दर्जा देने की सिफारिश की गई है। दोनों परिवारों को 10-10 लाख नेपाली रुपए की सहायता देने का फैसला हुआ है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख और बाकी घायलों को 50,000 नेपाली रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही हिंसा में हुई संपत्ति के नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग भी सरकार से की गई है। नेपाल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ कभी न खत्म होने वाली राजनीतिक अस्थिरता। साल 1990 में जब नेपाल में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र की बहाली का रास्ता साफ हुआ, तब लोगों को लगा था कि अब देश में खुशहाली और स्थिरता आएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट रही। बीते 3 दशकों में नेपाल ने दर्जनों सरकारें बदलते देखी हैं, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, CPN, UML हो या फिर माओवादी। किसी भी दल या गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल ठीक से पूरा नहीं कर पाई। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।